हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जो कि 10 से 11 क्लास में हम मूव करते हैं। तब सबसे पहले हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होने चाहिए। इसी टॉपिक के क्रम के अंदर हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पार्ट के साथ इसमें हम स्क्वायर रूट फंक्शन भी कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों, अब सबसे पहले बात आती है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये इंग्लिश का नाम है, और आप में से कई बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हिंदी में बच्चों बोलते हैं चर घातीय फलन। क्या बोलते हैं? ये शब्द याद रखिए, चर घातीय फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर घातीय फलन। अभी चर घातीय का मतलब नाम से पता लग रहा है कि ऐसा फलन जिसकी घात चर राशि के रूप में हो। कैसी हो? वेरिएबल हो, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये क्या होता है, लिखते हैं कैसे हैं, तो पहले इस बात को समझिए। तो सबसे पहले इसका जो नोटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है y बराबर ए की पावर x। क्या होता है? y बराबर ए की पावर x, जिसमें a हमेशा जीरो से बड़ा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? जीरो से बड़ा रखा जाता है। और साथ में कंडीशन है a को 1 कभी भी नहीं रख सकते, क्योंकि 1 की पावर समथिंग कुछ भी हो तो वो कॉन्स्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो a ग्रेटर देन जीरो और साथ में a नॉट इक्वल टू 1। अब ये जो लिखा गया है y बराबर ए की पावर x, इसके अंदर जो ये जो घात दिख रही है, इसको तो घातांक घात बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और इसी से शब्द आया है एक्सपोनेंशियल। और ये जो नीचे ए दिख रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम है बेस। क्या नाम है? बेस। अब इस टाइप के नंबर हमें बहुत जगह देखने को मिलते हैं, और आप देखोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती है। जब भी कोई एक्टिविटी होती है जो एक रिएक्शन से रिलेटेड मैकेनिज्म होता है, तो उसके अंदर भी एक्सपोनेंशियल चेंज होता है। तो वो एक्सपोनेंशियल चेंज के अंदर यहाँ पे भी यही चीज वहां पे देखी जाती है। ठीक है, तो y इक्वल टू ए की पावर x के अंदर आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारा x क्या है। x आपका घात है, जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं, और a आधार है। आधार यहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। तो इसको ये भी याद रखिए कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, और जो ये घात है, इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब अपन जानते हैं कि इसको चर बोला जाता है। ठीक है, तो जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसके अंदर पावर वेरिएबल होती है। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, पावर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, और जिसके अंदर पावर वेरिएबल हो उस टाइप, और बेस कांस्टेंट हो। पावर तो वेरिएबल हो और बेस कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बेसिक आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि कई अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, तो कभी आपने ऐसा लिखा होगा y बराबर 2 की पावर x, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कभी आपने ऐसा देखा होगा y बराबर 1/3 और इसकी पावर में x लिखा होगा। ठीक है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जाम्पल है। और एक फेमस एग्जाम्पल है जो आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते समय बार बार सामने आएगा, वो है y बराबर e की पावर x। क्या है? y बराबर e की पावर x। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्ट है, जिसके अंदर ये जो e होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि 2.71 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ली जाती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। तो ये e वाला पार्ट है जिसको आप एक्सपोनेंशियल चेंज के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, बाकी के अंदर कांस्टेंट 1/3 है, और यहाँ पे e है, इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है? 2.71 के लगभग होती है। ठीक है, अब इसमें कभी कभी ऐसा भी लिख लेते हैं, तो y बराबर e की पावर माइनस एक्स हो जाता है, तो वो भी इसी टाइप का है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ग्राफिकली इसका कैसे स्टडी करते हैं, उसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले हमें केवल बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी है, वो ध्यान से समझिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये है कि ए की पावर एक्स के अंदर, यहाँ पे मैंने समझाया था कि ये जो एक्स है, एक्स जो होता है उसको अपन घातांक या पावर बोलते हैं। ये वेरिएबल रहता है, चर राशि रहता है। तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। क्या हो सकता है? एनी रियल नंबर ये हो सकता है। तो ए एक्स बिलोंग टू आर होता है, और इसी को आगे जाके अपन एक और नाम से भी बोलने लग जाते हैं, प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डोमेन। तो इस बात को भी आप याद रखिए कि y इक्वल टू ए की पावर x के अंदर ये x होता है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है,
जो आप रखना चाहो रख सकते हो जरूरत के अनुसार। तो प्रांत जो इनपुट होता है वो बेसिकली प्रांत के अंदर आता है, और प्रांत को अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑल रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। और बातें मैं आपको ग्राफ समझाते समय इसकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका बेस कांस्टेंट है और पावर में कुछ भी रखो तो ये हमेशा जीरो से बड़ा रहता है। क्या रहता है, जीरो से बड़ा रहता है। तो ध्यान रखें, ए की पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, ये इक्वल टू जीरो भी नहीं होता है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी ये कि अगर हमारे पास में दो एक्सपोनेंशियल पार्ट वाले फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, और इसमें ए की पावर एम और ए की पावर एन में दोनों के बेस एक जैसे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी पावर बराबर होनी चाहिए। तो ठीक है, जब दो नंबर दे रखे हैं जिनके बेस समान हो तो हम क्या करते हैं, पावर कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ऐसा आ गया 2 की पावर एक्स और बराबर 2 की पावर 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से दोनों के बेस सेम है, तो एक्चुअली एक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए। यहाँ से कितनी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है कि दो अगर नंबर कंपेयर हो रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और उनकी बेस सेम है तो पावर बराबर होनी चाहिए। और ऐसे दो नंबर अगर मल्टीप्लाई भी होते हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, जिनके बेस सेम है, तो डायरेक्टली पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। ऐसी अगली प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर रेशियो में दे रखे हैं जिनके बेस सेम है, तो आपको क्या करना है, इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, अपन 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो बस यहाँ पे एक बार क्यूब रिविजन हो जाता है आपका। अगर किसी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी पावर के ऊपर पावर दे रखी है, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा रखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई। जैसे कि ऐसा आ गया आपके सामने कभी भी 2 की पावर 4 और इधर से 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली 2 की पावर 20 हो जाता है, यानी दोनों पावर ये मल्टीप्लाई हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन इसको ऐसे मत समझना, इसको समझना हो तो ऐसे समझने की कोशिश करिए कि 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 ये कितनी बार है, 5 बार है, ठीक है, ऐसे समझते हैं। और इसमें पावर ऐड हो जाएगी तो 4 को 5 बार ऐड करेंगे तो 20 आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा दे रखा होता है, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैंने ये दे दिया, अलग से मैं समझाता हूँ, उसको अच्छे से क्लियर कर लो, अभी बहुत जगह आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे दे दिया ए की पावर बी की पावर सी, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि ए की पावर इंटू बी सी, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। ब्रैकेट के बाहर अगर दे रखा है तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा ही दे रखा है तो इसको ऐसे समझिए कि ये जो ये सामने लिखा है, ये जो मैंने राइट हैंड साइड लिखी है और लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी है इसका मतलब तो ये होता है कि ए की पावर में बी है, और ये बी कितनी है, कितनी बार लिखा है बी, ऐसे ये जो बी लिखा है ये बी इंटू बी, आपको ऐसे समझना है कि इसको ये अलग नंबर है, बी की पावर सी है। अब किसी भी नंबर की पावर, इसका मतलब वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये मल्टीप्लाई किया गया, कितनी बार मल्टीप्लाई किया, सी बार मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है इसका मतलब है। और ये जो राइट हैंड साइड लिखा है, राइट हैंड साइड का मतलब ये है कि ए की पावर बी और इसके साथ में ये सी है, तो इसका मतलब ये होता है ए की पावर बी को सी टाइम लिखा गया है, तो ए की पावर बी इंटू ए की पावर बी डॉट डॉट कितनी बार, सी बार लिखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों अलग है, यहाँ पे ए की पावर में बी को सी बार लिखा गया है, और यहाँ पे खुद ए की पावर बी नंबर रिपीट हुआ है, सी टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कम समझ में है तो मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, अच्छे से देखिए। जैसे मैंने लिखा है 2 की पावर 4 की पावर 5, इसका मतलब ये कि 2 की पावर में ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हुआ है 5 बार, ये मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, 5 बार, ये इसका मतलब ये है 2 की पावर 4 की पावर 5 है। और अगर मैंने ऐसा लिखा है 2 की पावर 4 का होल पावर 5, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 की पावर 4 है, ये खुद नंबर रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई के फॉर्म में 5 बार। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों बताओ, ये ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज सेम है क्या, नहीं है, बिल्कुल सेम। तो ध्यान रखना, इस बात को बड़े से अक्षरों में नोट करके लिख दो कि ए की पावर बी और इसकी पावर में सी दे रखा हो तो ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनके बेस अलग अलग है, जिनके बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है, पावर क्या है, दोनों की सेम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करती है, दोनों के बेस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर वही रखी जाती है। इसको तो आपने कई बार लिखा होगा बच्चों, कई बार लिखा होगा। जैसे मैंने लिखा है एक्स वाई की पावर 2, तो आप कई बार ऐसे लिखते थे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बस यही प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास में दो नंबर है जिनके बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो आप क्या करते हैं, उनको एक ही बेस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और पावर एक ही बार लिखते हैं, ठीक है।
तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी, कोई अलग तो नहीं है, समझ गए होंगे। और अगली प्रॉपर्टी है ए की पावर एम और डिवाइड में बी की पावर एम हो, तो उसको लिख लेते हैं ए बाई बी की होल पावर एम। ठीक है, जैसे इसमें ऐसे लिखते हैं, जैसे एक्स की पावर 3 दे दिया और नीचे वाई की पावर 3, तो समझ गए, इसको लिख लेते हैं एक्स बटे वाई की पावर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब बच्चों आगे आपको समझना है, और इसमें क्वेश्चन वगैरह देखे जाते हैं तो कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट के क्वेश्चन जो आएंगे तो उसके अंदर मॉडुलस भी हो सकता है, लॉगरिथम भी हो सकता है, तो आपको सारी चीजें एक साथ समझ के रखनी है जो कि हमने पिछले पार्ट में कवर कर रखी है। तो यहाँ पे क्या समझना है कि हमने ये प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि मोड एक्स के इक्वल टू अगर कभी ए आ जाए तो बच्चों इसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए होती है। ये आपको पढ़ा रखा है, कॉन्सेप्ट है, ये इस क्वेश्चन का क्या है, कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब बताइए यहाँ पे x की जगह क्या है, 2 की पावर x माइनस 7 का मॉडुलस इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो अगर अब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये समझ में आ गया, 2 की पावर x और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब एक बार प्लस साइन ले लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, तो 2 की पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1, और नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू ये माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 2 की पावर x इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर x है और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, दोनों के नंबर के बेस सेम है, तो सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर कंपेयर करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब अगला नंबर देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, पक्षांतरण करके देखेंगे तो ये -7 सामने जाएगा तो +7 हो जाएगा, और -1 है तो +6 आ जाएगा। अब ये जो 6 है इसको मैं 2 के बेस में नहीं लिख सकता, तो कुछ नहीं, अपन जानते हैं कि हमारे पास में ये वाला लॉजिक आपको लॉगरिथम के अंदर समझाया था, ए की पावर x बराबर वाई हो, तो बताओ यहाँ पे x क्या आता है, तो वो आ जाता है log y टू द बेस a आ जाता है। क्या जाता है, log y टू द बेस a। तो यहाँ से मुझे x निकालना था, तो x बराबर आ जाएगा log 6 और बेस में कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास में एक नया रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक x बराबर 3 और दूसरी x की वैल्यू ये आ रही है। अब ये जो वैल्यू है इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें लॉग की टेबल देखनी आती है, जो कि आपको आगे समझाया जाएगा। 11th क्लास के अंदर लॉगरिथम के अंदर एक लॉग टेबल भी होती है, और उसको भी हमें देखना अगर आता है तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पे भी आपको पावर वेरिएबल देख रही है, बेस कांस्टेंट है, और उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका भी सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा उसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो 4 की पावर x है, और इधर क्या है 2 की पावर x प्लस 3 और प्लस के 15 है। ठीक है, तो मैं ये जो 4 की पावर x है इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x, क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, ये प्रॉपर्टी के तौर पे आप जानते हो, ऐसा आपको लिखना आता है। इस सिस्टम में तो किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं मान के चलो यहाँ पे सॉल्व करते समय थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ और ऐसा कहता हूँ 2 की पावर x को t समझ लेता हूँ। क्या समझ लेता हूँ, 2 की पावर x को t। तो ये बच्चों क्या है, हमारा t स्क्वायर है। कोई दिक्कत किसी को समझने में, ये जो नंबर दे रखा है इसमें आप ये समझ पा रहे होंगे 2 की पावर 2x है, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 2x है, इसका मतलब है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, तभी तो ये x प्लस एक्स से 2x बना होगा। तो ये भी t और ये भी t है, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ये तो t हो गया, और 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये 8t है। ठीक है, और प्लस में 15 है इक्वल टू 0। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में द्विघात को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल मेथड से, तो t-5 और ये t-3 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू 2 आ रही है, एक 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। अब बताओ t क्या था, t तो हमारा 2 की पावर x था, तो 2 की पावर x बराबर 3 और 2 की पावर x बराबर 5। ठीक है, अब दोनों हो सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो पिछले केस में समझाया है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बराबर कोई नंबर दे रखा है जिसका बेस वो बेस नहीं है जिस नंबर का एक्सपोनेंशियल है, तो ऐसी स्थिति में लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log 3 टू द बेस 2, और यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी log 5 और टू द बेस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में x की वैल्यू निकल के आ गई 2, एक log 3 टू द बेस 2 है
और अगली है log 5 टू द बेस 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिक तौर पे समझ में अब आ रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन किस टाइप से हमें मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग तरीके से स्टार्टिंग में सॉल्व होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते समय देखिए यहाँ पे 9 की पावर x है, इधर 15 की पावर x है, इधर 25 की पावर x है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी स्थिति में एक बार दिमाग लगाते हैं कि फैक्टोरियल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे हमारे पास में जो नंबर था वो एक ही बेस में था, 4 की पावर x या 2 की पावर x, जिनको अपन एक ही बेस में लिख सकते हैं 2 की पावर x में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 9 की पावर x है और 25 की पावर x है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम एक ही बेस के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। अब एक ही बेस में कैसे लाते हैं, तो इसका तरीका है कि आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। 15 ये जो 25 है इसको चेंज करना है, तो आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 25 की पावर x से डिवाइड कर लेना है। जब 25 की पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये 9/25, यहाँ पे x और इधर से भी x आ जाएगा, माइनस 5 इंटू ये 15 की पावर x और इधर से 25 की पावर x हो जाएगा, और इधर से 6 डॉट 25 की पावर x और नीचे भी 25 की पावर x। ऐसा क्यों किया है, मैंने बोला एक ही बेस में कन्वर्ट करना है। अब बताओ ये 9 की पावर x है और डिवाइड में 25 की पावर x है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर की पावर 2x और 5 स्क्वायर की पावर 2x लिख सकते हैं, माइनस अब ये 5 है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो ये जो 15 है इसको लिख सकते हो आप 5 की पावर x इंटू 3 की पावर x, और नीचे 25 है इसको दो बार लिख सकते हैं, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x, और ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो एक 5 की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे देखो क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है 2x और दोनों एक दूसरे के डिवाइड में है, तो एक ही साथ में पावर को ऐसे लिख सकते हैं 3/5 की पावर 2x, कोई दिक्कत, माइनस यहाँ पे 5 रह जाएगा और ये इनटू में कितना आ जाएगा 3/5 की पावर x आ जाएगा, प्लस 6 और इक्वल टू में कितना है 0। अब बताओ एक ही बेस हो गया कि नहीं हो गया, अब एक ही बेस हो गया है तो इसको t मान लो, माना 3 की पावर 5 और होल पावर x, इसको t मान लिया, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0, और इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो गुणनखंड t माइनस 2 और t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी। लेकिन असली में t तो थोड़ा ही था क्वेश्चन के अंदर, असली में तो 3/5 की पावर x था, तो 3/5 की पावर x इक्वल टू कितना है 2 है, और अगला है इसी नंबर के इक्वल टू में कितना है 5 है। तो समझ में आ गया। अब मुझे यहाँ से x निकालना है, तो मैंने वापस से वही दिमाग लगाना है कि a की पावर x बराबर 2 है, दोनों के बेस अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे log 2 हो जाएगा और इधर बेस में कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो log 5 और बेस में 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके रिलेटेड कुछ लॉगरिथम के रिलेटेड प्रॉपर्टी के अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑप्शन में आंसर कैसे दे रखे हैं, अगर इसी रूप में दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर बेस साइन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो वो लॉग की प्रॉपर्टी के आधार पे सॉल्व होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बेसिक समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझाता हूँ मैं कि ए की पावर एक्स के रिलेटेड ग्राफ्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो ए की पावर एक्स के अंदर जो बेस होता है उस बेस के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये जो बेस होता है वो 0 से ज्यादा होता है। ठीक है, और ये कभी भी 1 के इक्वल टू नहीं होता है, ये दो कंडीशन हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये ग्राफ को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आपको मैथ के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत जगह हेल्पफुल रहेगा। तो जो कुछ मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल के अंदर बेस के लिए। तो ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है, उसको दो ग्रुप में बांट लिया। जैसे मान के चलो ये मेरे पास में नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन के अंदर यहाँ पे 0 है, तो 0 से ज्यादा वाला पार्ट है ये पूरा पार्ट, इसको दो भागों में बांट देते हैं। कैसे कैसे, 0 to 1 और 1 से आगे वाला पार्ट बांटने। ठीक है, तो ऐसा क्यों बांट रहे हैं 0 से 1 और 1 से ज्यादा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि बांटते समय 0 से 2 क्यों नहीं लिया, 0 से 1 ही क्यों लिया और 1 से ज्यादा वाला पार्ट क्यों लिया।
तो इसके पीछे कारण है बच्चों, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है और उस नंबर की आप पावर बढ़ाते जाओगे तो वो नंबर रिड्यूस होते जाता है। क्या होता है, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है और वो बेस का काम कर रहा है और उसके ऊपर कुछ पावर है, अगर आप उस पावर को बढ़ाते जाओगे तो वो नंबर रिड्यूस होते जाता है। और अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है बेस में और फिर उसके ऊपर पावर बढ़ाते जाओगे तो वो नंबर बढ़ते जाता है। 0 से 1 के बीच में नंबर अलग तरह का व्यवहार करता है और 1 से आगे अलग तरह का व्यवहार करता है। इसलिए 2 ग्रुप ही बनाए, इससे ज्यादा ग्रुप बनाने की जरूरत थी नहीं। अगर बना भी दोगे तो उससे कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा नहीं। तो हमने कितने ग्रुप में बेस को डिवाइड कर रखा है, 2 ग्रुप में, एक 0 से 1 के बीच में और अगला वाला है 1 से ज्यादा। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में और 1 से ज्यादा वाला एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो। जैसे मैंने लिख लिया y बराबर 1/2 की पावर x, ये इस टाइप का बेस है। और 1 से ज्यादा वाला बेस अगर आपको समझना है तो इसको सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 की पावर x। अब बच्चों मुझे अगर 0 से 1 के बीच के केस को समझना है तो मैं 1/2 की पावर x वाला केस समझ लेता हूँ, उससे मुझे ऑलमोस्ट सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। और 1 से ज्यादा वाला बेस समझना है तो मैं 2 की पावर x से रिलेटेड बात करूंगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आप एक टेबल जनरेट करो। क्या जनरेट करो, टेबल जनरेट करो। और इस टेबल के अंदर आपको कुछ वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, अब कौन कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे एक्स और वाई। सबसे पहले माइनस का आनंद रख दो। अब जब यहाँ पे माइनस का आनंद रखेंगे तो क्या दिखेगा, ये जब माइनस का आनंद रखेंगे तो 1/2 की पावर माइनस का आनंद, इसका मतलब होता है 1/2 की पावर अनंत। और 1/2 की पावर अनंत बटे में अनंत आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। कितना की वैल्यू है, 0 आएगी। माइनस अनंत रखने पे कितना आएगा, ये 0 के इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला हमें वैल्यू मिल गया। अब आगे और रखते हैं, अगर यहाँ पे 0 रख दें, क्या रख दें, ठीक है, अब 0 रख दिया जाए तो इस स्थिति में क्या आएगा, 1/2 की पावर 0 अगर रख दोगे तो ये कंडीशन में यहाँ पे किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो ये 1 के बराबर रहती है। क्या रहती है, 1 के बराबर रहती है। अच्छा, यहाँ पे ये बच्चों थोड़ा सा मेरे से केस लिखने में गलत आ गया। अब मुझे ग्राफ समझना है y इक्वल टू 1/2 की पावर x के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक टेबल जनरेट करूंगा और उस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू प्लॉट करने वाले हैं। तो अगर आपको टेबल प्लॉट या करनी है या उसके लिए टेबल बनानी है तो आप x और y के रिलेटेड आपको कुछ वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, ताकि टेबल। तो आपको ध्यान है, आप 10वीं क्लास के अंदर ग्राफ बनाते थे तो वहां पे एक सारणी बनाते थे स्ट्रेट लाइन के अंदर, बस वही मेथड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले माइनस का इन्फाइनाइट रखेंगे, फिर एक वैल्यू अगली रखेंगे 0, 0 के बाद में आपको रखना है तो 1 रख दो और उसके बाद में आपको डॉट डॉट करके इनफाइनाइट रख लेना है। क्या रखना है, इनफाइनाइट। इतनी वैल्यू अगर हमें पता होती है तो हम ऑलमोस्ट ग्राफ बना सकते हैं इसका रफली। तो पहले 0 रखेंगे अगर, तो 1/2 की पावर 0, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। अगर 1 रख लें तो ये 1/2 आ जाएगा। अब बताओ इनफाइनाइट रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 की पावर इनफाइनाइट। अब मैं समझाता हूँ, 1/2 और इसकी पावर इनफाइनाइट है। अब 1/2 की पावर इनफाइनाइट है, इसका मतलब 2 की पावर इनफाइनाइट है। और 2 की पावर इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट ही होता है, तो 1 के नीचे इनफाइनाइट हो जाए तो 0 आ जाता है। तो इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 आएगा लगभग। अब माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो ये घूम फिर के वापिस से कैसा आएगा, तो 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट है तो ये बेसिकली ऊपर आ जाएगा 2 की पावर इनफाइनाइट और इससे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट आने वाला है। तो इस तरह से हमने इसकी टेबल कंप्लीट कर ली। अब ये टेबल एक बार आपसे बन जाती है तो आप इसकी ग्राफिकल वैल्यू भी यहाँ से समझ सकते हो। अब देखो मैं ग्राफ से आपको वैल्यू समझाता हूँ। तो इसके लिए ग्राफ जो बनाया जाएगा ए की पावर एक्स का, जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो बताओ माइनस इनफाइनाइट पे कितना आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट तो यहाँ कहीं दूर होता है और इसके सामने ए इनफाइनाइट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से वैल्यू को विजुलाइज कर सकें। तो माइनस इनफाइनाइट के सामने यहाँ पे प्लस का इनफाइनाइट का ही होगा। 0 रखने पे 1 आ रहा है तो 0 के सामने यहाँ पे 1 है, तो ये 0,1 हो गया। अब 1 रखने पे कितना आ रहा है, 1/2, तो ये 1 के सामने 1/2 तो कहीं नीचे होगा 1/2 यहाँ पे। और इनफाइनाइट यहाँ दूर का ही होगा और उस पर 0 आ रहा है तो बिल्कुल ये सट के यहाँ ही पे आएगा।
अब इन सबको आपस में मिला लेना है, तो ऐसे मिलाएंगे तो ये रफली एक ग्राफ निकल के आ रहा है। ये हमारा ए की पावर एक्स का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ग्राफ जीरो से ऊपर ऊपर है। ग्राफ कहाँ है? जीरो से ऊपर ऊपर है। इसलिए वहां पे बोला गया था कि ए की पावर एक्स जीरो से ज्यादा होता है। इसलिए क्या बोला गया था? ए की पावर एक्स जीरो से ज्यादा होता है। अब मैं आपको यहाँ से इस ग्राफ से ये भी समझा सकता हूँ कि अगर मैंने ए की पावर एक्स लिखा है तो मेरा ग्राफ एक्स एक्स में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ऑल रियल नंबर में फैला हुआ है। और वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो वाई बच्चों जा रहा है आपका जीरो से इनफाइनाइट। जीरो भी हुआ नहीं है, जीरो लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट पे होगा, और इनफाइनाइट कभी कोई फिक्स नंबर होता नहीं है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये अब ये जो पार्ट लिखा गया इसी को बोलते हैं इसका प्रांत, और ये जो दूसरा पार्ट लिखा गया इसको बोलते हैं परिसर। ठीक है। अब ऐसे ही आपको टू की पावर एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए भी टेबल जनरेट करोगे, और टेबल जनरेट करके आपको वापिस से ये वैल्यू लेनी है। कौन कौन सी वैल्यू लेनी है? पहले इनफाइनाइट लेना है माइनस वाला, फिर जीरो रखना है, फिर वन रख लेना है, और फिर लास्ट में प्लस वाला इनफाइनाइट रख लेना है। इतनी वैल्यू से हमें आइडिया मिल जाता है। तो जीरो रखेंगे तो वन आ जाएगा, वन रखेंगे तो टू आ जाएगा, इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और यहाँ पे टू की पावर माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो कितना आएगा? चले इसको समझ लेते हैं। टू की पावर माइनस इनफाइनाइट, किसी भी नंबर की पावर में माइनस आ जाए तो बटे में आ जाता है, और बटे में अगर है तो किसी भी नंबर की इनफाइनाइट पावर हो तो इनफाइनाइट, और वन के नीचे इनफाइनाइट हो तो जीरो हो जाता है। तो माइनस इनफाइनाइट पे कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी वापिस से ग्राफिकल वैल्यू आपको समझनी है, तो वापिस से क्या करेंगे? माइनस इनफाइनाइट पे जीरो है, तो देखो माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे कहीं दूर होगा और इस पे जीरो है, तो यही वाला पॉइंट हो गया। ठीक है। फिर जीरो रखने पे वन आ रहा है, तो जीरो पे वन है तो जीरो कॉमा वन हो गया। वन रखेंगे तो कितना आएगा? वन के ऊपर टू आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा वन कॉमा टू। ठीक है। और इनफाइनाइट रखने पे इनफाइनाइट आ रहा है तो ऊपर जा रहा है। तो ये आपस में मिलाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफिकल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो ग्राफ निकल के आ रहा है ये किसका है? ये बच्चों हमारा ग्राफ है y बराबर ए की पावर x, जिसको एग्जाम्पल के तौर पे टू की पावर x लिया है, जिसमें a जीरो से वन से बड़ा है। ठीक है। ये ग्राफ किसका है? तो बच्चों ये ग्राफ है y बराबर ए की पावर x, जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था वन बाई टू की पावर x। ठीक है। जिसके अंदर बेस क्या है? जीरो से वन के बीच में है। अब इन दोनों ग्राफ को आप अच्छे से याद रखिए, और कभी अगर जरूरत पड़ जाए, अगर कभी जरूरत पड़ जाए और आपसे कोई पूछ ले कि y बराबर e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, तो बच्चों e क्या होता है? e का मतलब होता है यहाँ पे 2.71, ये क्या होता है हमारा e, और ये क्या है? वन से ज्यादा है। अब वन से ज्यादा है तो किस कैटेगरी में जाएगा? तो ये वन से ज्यादा वाला केस है, तो ये सेकंड कैटेगरी में केस टू में जाएगा। तो इसका ग्राफ केस टू जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? केस टू जैसा ग्राफ दिखने वाला है। तो इसका ग्राफ आपको अच्छे से दिमाग में रखना है आज के बाद हमेशा के लिए। e की पावर x का ग्राफ केस टू यानी ऐसा होता है दिखने में। अब ये वाला पॉइंट क्या होता है? जीरो कॉमा वन होता है। देखो दोनों जगह जीरो कॉमा वन ही है, भले ये वाला ग्राफ है या ये वाला ग्राफ है, दोनों ही केस में ये जीरो कॉमा वन से होकर ही गुजरता है। ठीक है। अब ये e की पावर x का ग्राफ आपके सामने दिख रहा होगा, अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर e की पावर x के ग्राफ के रिलेटेड बात आ जाए। अब बच्चों कभी ऐसा आ जाए e की पावर माइनस एक्स आ जाए, क्या आ जाए? e की पावर माइनस एक्स आ जाए, तो उसका ग्राफ कैसे होता है? तो e की पावर माइनस एक्स में इसको ऐसे समझना आप, ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, इसको भी याद रखना। यहाँ पे मैंने बना दिया ए की पावर माइनस एक्स का। अगर आपको ग्राफिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत कुछ आप ऑब्जर्व और विजुअलाइज कर सकते हो अपने रिजल्ट के तौर पे, और बहुत सारे ग्राफ आपको मिलेंगे जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इस टाइप के रिजल्ट के तौर पे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। इस वाले पार्ट जो पिछले 5-7 मिनट में हमने समझा है उसको एक बार फिर से अपने आप से देखिए, विजुअलाइज करिए, और इनको रिजल्ट को एनालिसिस करके दिमाग में सेट कर दीजिए। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, तो इस कैटेगरी में जो ये जो आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, इसमें कौन कौन से ग्राफ आएंगे? सारे ग्राफ आ जाएंगे। सपोज करो 3 की पावर एक्स आ गया तो भी ऐसा ही होगा, 5 की पावर एक्स है तो भी ऐसा ही होगा। अगर आपको चाहिए 10 की पावर एक्स ग्राफ बनाना पड़ जाए तो भी सब इसी कैटेगरी के ग्राफ या इसी शेप के ग्राफ होंगे। सारे ग्राफिकल शेप ऐसी ही लेने वाले हैं। ठीक है। तो अच्छे से याद रखना। और इस बात के ग्राफ को देखो, ये जो लिखा है वन बाई टू की पावर एक्स, तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ टू की पावर माइनस एक्स। तो उम्मीद है आपको ग्राफिकली चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं इनइक्वलिटी के रिलेटेड रिजल्ट समझा देता हूँ इसे स्लाइड के ऊपर। तो अगर आपके पास में y बराबर ए की पावर x है और इसमें आपका बेस वन से बड़ा है, तो ग्राफ कैसा होगा?
बताओ ग्राफ कैसा होगा? तो बच्चों ग्राफ हमारा इस टाइप का होगा, होगा नहीं होगा? ये वाला ग्राफ है जब हमारा बेस 1 से बड़ा है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको रिजल्ट के तौर पे समझाता हूँ। सपोज करिए ये x1 है और यहाँ पे मैंने एक दूसरा नंबर ले लिया x2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ठीक है। अब बताओ ये वाली वैल्यू के तौर पे ये ग्राफ हमने y बराबर a की पावर x का बनाया है, ठीक है। अब हमारा बेस 1 से बड़ा है, यदि हमारे पास में रिजल्ट के तौर पे देखेंगे तो x1 क्या है, x2 से छोटा है, x1 क्या है, x2 से छोटा है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये y1 है और ये वैल्यू क्या है, y2 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं ऐसे कहूँ कि यदि x1 x2 से छोटा है तो आप बिल्कुल आसानी से ये भी कह सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी इसी रेशियो में होगी, y1 लेस देन y2 के ऊपर जैसी होगी। लेकिन y1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, y1 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, a की पावर x1 आ जाएगी और इधर से आ जाएगी a की पावर x2 आ जाएगी। तो कंक्लूजन यही है कि यदि हमारे पास a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2 है तो सीधा सीधा इसका कंक्लूजन ये होता है कि x1 लेस देन क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। यानी बेस हमारा 1 से बड़ा है तो उसके अंदर जो पावर है उस पावर भी उसी इनइक्वलिटी में रहती है। अगर बेस 1 से बड़ा है, यदि बेस क्या है 1 से बड़ा है, ध्यान रखें, यदि बेस 1 से बड़ा है तो a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2 के केस में ये जो पावर है वो पावर भी वैसी होती है जैसे हमारे पास में दो नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावर कंपेयर होती है। ठीक उसी प्रकार अगर a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2 है तो सीधी सीधी इनकी पावर की इनइक्वलिटी फॉलो होती है। किसकी इनइक्वलिटी फॉलो होती है, पावर की इनइक्वलिटी फॉलो होती है। अब आगे आपको समझाता हूं मैं कि यदि आपके पास में बेस 1 से छोटा है, यदि हमारे पास में बेस है वो 0 से 1 के बीच का है तो y बराबर a की पावर x का पहले ग्राफ समझो कैसा होगा। तो बच्चों a की पावर x का जो ग्राफ होगा वो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखा है कि ये कुछ इस टाइप का होता है नहीं होता है, ठीक है। एक बार उसको, हाँ, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है, टच होता होगा, ठीक है। अब इस टाइप के ग्राफ में आपको वापस से कंपैरिजन के तौर पे देखना है। तो लेट से मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया x1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और अब दूसरा एक नंबर ले लेते हैं x2, यहाँ पे ले लिया x2 थोड़ा सा नजदीक और यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे नीचे y2 है, ठीक है। अब बताओ इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, x1 लेस देन x2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैसी है, तो y की वैल्यू उल्टी है बच्चों। देखो y1 ज्यादा है, y2 कम है क्या नहीं है, क्योंकि y1 ऊपर है और ये y2 नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको समझना है कि अगर मेरा बेस 0 से 1 के बीच में है तो उस कंडीशन में x1 लेस देन x2 होने पर y1 ग्रेटर देन y2 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर y1 की वैल्यू लिखेंगे तो a की पावर x1 है और इधर से लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या है, a की पावर x2 है। लेकिन यहाँ पे अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी में जो x1 है वो x2 से छोटा है। तो क्या ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास में बेस 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी 0 से 1 के बीच में है, तो जो दो नंबर होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उन्हीं की इनइक्वलिटी से पावर उल्टी इनइक्वलिटी में होती है। पावर क्या होती है, उल्टी इनइक्वलिटी के फॉर्म में होती है। a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 होने पर x1 लेस देन x2 होता है। यानी बेस 1 से बड़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है इनइक्वलिटी वैसी की वैसी पावर की इनइक्वलिटी होती है। लेकिन अगर बेस छोटा है तो उस कंडीशन में इनइक्वलिटी उल्टी हो जाती है। इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर लेस ग्रेटर देन है तो यहाँ पे पावर लेस देन हो जाएगी और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, इतना ध्यान रखें, ठीक है। और इक्वल टू हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू में तो दोनों साइड से सही रहता है। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, मैंने जो बात बोली है वो। अब इसी के टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अब आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। देखिए यहाँ पे a की पावर x² प्लस 2 ग्रेटर देन a की पावर 3x दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया क्लियरली कि हमारा बेस 0 से 1 के बीच में है। तो हम जानते हैं अच्छे से, इनइक्वलिटी के फॉर्म में हमने रिजल्ट भी याद कर रखा था कि यदि रिजल्ट क्या याद करना था उसको अच्छे यहाँ लिख दो कि यदि हमारा बेस 1 से बड़ा है और a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 है तो ध्यान रखना x1 ग्रेटर देन x2 होगा। ये तो पहला रिजल्ट है, ठीक है। और यदि बेस 0 से 1 के बीच में है
और a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 है, तो ध्यान रखना यहाँ पे x1 लेस देन x2 होता है। तो ये इसी टाइप का रिजल्ट है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है, आपको a की पावर x² प्लस 2 ग्रेटर देन a की पावर 3x दे रखा है, तो इसमें पावर की इनइक्वलिटी रिवर्स होने वाली है, यानी x² प्लस 2 लेस देन 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम पहुंच गए इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में, तो x² माइनस 3x और जैसे प्लस 2 और लेस देन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे गुणनखंड क्या आ जाएंगे, x² माइनस x माइनस 2x और प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 और यहाँ पे ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0। फर्दर देखेंगे तो x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 2 और लेस देन 0। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना अच्छे से पता है, इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे हमने खूब मेहनत कर रखी है। तो प्लस माइनस और प्लस, हमें लेस देन 0 एंड माइनस चाहिए, और माइनस चाहिए तो ये 1 से 2 के बीच में रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, x बिलोंग टू 1,2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो यहाँ से आपको आगे वाला पार्ट पिछला वाला अच्छे से समझिए और फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक इनइक्वलिटी और देख लो और फिर बाकी वाला पार्ट हम आगे देखेंगे। तो इस इनइक्वलिटी के अंदर आप देखोगे तो 9 की पावर x है, फिर 3 की पावर x है, तो दोनों को क्या एक ही बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 9 की पावर x को लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2x माइनस 26 और 3 की पावर x और 27 है, उधर से लेस देन 0 है। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो आप समझिए 3 की पावर x को थोड़ी देर के लिए t समझ लो, तो 3 की पावर x को t समझेंगे तो t² माइनस 26t माइनस 27 और लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ से आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 27 माइनस के और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और लेस देन 0, तो हमारे पास में t की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी, 27 और माइनस 1 के बीच में आ जाएगी। कोई दिक्कत, ये इनइक्वलिटी को सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसे सॉल्व करिए, कोई नंबर लाइन पे पॉइंट रखना है और यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो माइनस वाला पार्ट चाहिए तो इससे बीच में। लेकिन अब बताओ, अब हमारे पास में t क्या था, t तो था 3 की पावर x, 3 की पावर x और 27। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, 3 की पावर x तो हमेशा 0 से बड़ा होगा ऑलवेज, और अगर ये हमेशा 0 से बड़ा है, अगर ये हमेशा 0 से बड़ा है तो ये माइनस 1 क्या कर रहा है, माइनस 1 को भगाओ तो माइनस 1 कहाँ पहुंच जाएगा, 0 पे, और 3 की पावर x लेस देन 27, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 की पावर x लेस देन 27 बचेगा। अब आपको समझना है कि यहाँ से x का सेट फाइंड आउट करना है, तो 3 की पावर x लेस देन 27 है, तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ 3 की पावर x लेस देन 3 की पावर 3। अब देखो दोनों के बेस क्या है, दोनों के बेस कौन सी कैटेगरी है, ए से ज्यादा, 1 से ज्यादा वाली कैटेगरी है कि नहीं है, और 1 से ज्यादा वाली कैटेगरी में मैंने क्या बोला था, अगर दो नंबर कंपेयर हो रहे हैं और उनके बेस 1 से बड़े हैं तो पावर भी उसी कंपैरिजन के तौर पे आती है, तो पावर भी उसी कंपैरिजन में आएगी, तो x लेस देन 3 आ जाएगा, x लेस देन क्या आ जाएगा, 3, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक। तो उम्मीद है आपको इस पार्ट तक जो मैंने समझाया है, एक्सपोनेंशियल पार्ट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बातें करी है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये पार्ट अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आपको बेसिक रूप से जब भी कोई एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में इनइक्वलिटी आएगी या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाएगा इक्वेशन के फॉर्म में, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करते समय क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास में दो नंबर है जिनके बेस अलग अलग है तो आप कोशिश करके एक ही बेस में लाने की कोशिश करना, जिसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ सकता है। और अगर दोनों नंबर अगर पहले से एक ही बेस में चल रहे हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं एक ही बेस में, तो वो पहले ट्राई करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे 9 की पावर x और 3 की पावर x में 9 की पावर x को 3 की पावर 2x लिख दिया था, तो वो चीज ध्यान रखने। और उसके बाद में हमेशा ध्यान रखना, अगर एक्सपोनेंशियल पार्ट अगर आ रहा है तो उसके अंदर मैं एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को किसी लीनियर वेरिएबल के रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था, क्या लिखा था, 3 की पावर x को t, पीछे कई सारे क्वेश्चन के अंदर वे जो एक्सपोनेंशियल पार्ट था उसको हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करी थी। ये नहीं बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद में अगर आपको x निकालना है तो ये करते हैं कि सामने वाला नंबर उसी बेस में है तो ठीक है, नहीं तो लॉगरिथम लेके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, लॉग लेके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी उम्मीद है।
मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में किसी और टॉपिक को लेके। तब तक आप अपने सारे पॉइंट को कवर करके रखिए, और कोई बैकलॉग है तो उसको भी साथ साथ में कवर कर लीजिए। थैंक यू।